कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता क्या होती है और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, उन्हें दीनदयाल जी द्वारा पांचजन्य में लिखे गए विचार वीथी स्तंभ और ऑर्गेनाइजर में लिखे गए पॉलिटिकल डायरी कॉलम को जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। मुझे बतलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगे। उनके द्वारा लिखे गए सारे कॉलम से मैंने कुछ पढ़ा भी है और समय समय पर लिखे गए उनके लेख जो उस समय देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियों पर एक बेबाक टिप्पणी करते हैं, कुछ तो उठाकर पढ़िए। जिन लोगों ने पढ़ा उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये बातें पहले हम लोग की रुचि थी इसमें, जब हम लोग संघ के स्वयंसेवक थे, चीजों को पढ़ते थे। वे बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय प्रासंगिक थी। तो साथियों, एक लेखक और पत्रकार के साथ साथ संपादक के रूप में भी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का पांचजन्य पर एक खासा प्रभाव पड़ा है। और एक घटना मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब एक हेडलाइन लगाई जा रही थी, अकाल तख्त का काल, तब उन्होंने उसको बदलवाया था। उन्होंने कहा यह उचित नहीं है और बोले कि हमें सनसनी बनने और बनाने से परहेज करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए कितनी हेल्दी अप्रोच थी, कितनी स्वस्थ पत्रकारिता थी। कभी कभी ऐसी हेडलाइन नहीं लगानी चाहिए जो लोगों में भावना और उत्तेजना को भड़काए और जो लोगों के वेदना का भी वह कारण बने। यह घटना एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का मैं समझता हूं एक अच्छा उदाहरण है। और साथियों, दीनदयाल जी की तरह अटल जी ने भी पांचजन्य को अपने परिश्रम में से सजाया है, संवारा है। और अटल जी एक राजनेता थे, कवि थे, लेखक और संपादक की भूमिका भी उन्होंने निभाई और उनके भीतर का पत्रकार और कवि दोनों और अधिक निखर कर आया होता, मगर अक्टूबर 1951 में वे नवगठित भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने और उनकी दिशा ही जीवन की बदल गई। राजनीति में अधिक सक्रिय होने के बावजूद अटल जी पांचजन्य और हिंदी पत्रकारिता से जुड़ाव उन्होंने बराबर अपना बनाकर रखा। और मुझे जानकारी जहां तक है और जो मुझे जानकारी दी गई है, तो 1998 में जब पांचजन्य ने अपनी स्वर्ण शताब्दी मनाई थी, तो वे मुख्य अतिथि के रूप में लोगों के बीच आए थे। क्यों हितेश जी, कहां है हितेश जी? ये सही है, ये सही है ना? अच्छा, वो आए थे। इसलिए आज जब पांचजन्य अपनी स्थापना के 75 वर्ष मना रहा है, तो मैं इस कार्यक्रम में आकर स्वयं को अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं। मुझे सचमुच इसके कारण आनंद की अनुभूति हुई। हमारी स्थिति नहीं थी, हमारा कल ही हमारे डॉक्टर्स ने मना किया था, मत बोलिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा भाई, ऐसा अवसर जिंदगी में बहुत कम मिलता है। और साथियों, कई बार लोगों को लगता है कि कारपोरेट मीडिया के इस समय में कहीं हिंदी पत्रकारिता पीछे न छूट जाए, मगर मेरा यह मानना ही नहीं है, मेरा यह विश्वास है कि भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल था, उज्जवल है और अधिक भविष्य में उज्जवल होगा। यह बात मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। और साथियों, भारत की आजादी के अमृत काल में तो भारतीय भाषाओं का महत्व और बढ़ने वाला है, क्योंकि देश अब औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का संकल्प ले चुका है। कैसे संकल्प ले चुका है, क्या क्या काम गवर्नमेंट ने किए हैं, उसमें समझता हूं विस्तार में जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आने वाले समय में भारत की बात भारतीय भाषाओं में ही होगी। और आज भी मैं जाता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, अधिकांश नेता जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम अपनी ही भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। कई बार हमारे अगल बगल के कुछ जो ब्यूरोक्रेट मित्र होते हैं कहते हैं कि साहब आप तो बोल सकते हैं, तो मैंने कहा है लेकिन एक आध दो सेंटेंस कभी हो जाता है, लेकिन बराबर अपनी ही भाषा में। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहूंगा, सचमुच एक संकल्प के साथ वो काम कर रहे हैं इस दृष्टि से। और उनका मानना है कि भारतीय प्रतिभा और उनकी रचनात्मकता का समुचित विकास भारतीय भाषाओं में ही संभव है, किसी दूसरी भाषा में किसी भी सूरत में संभव नहीं है। आप कल्पना करें कि जब भारतवासी अपनी उन मातृभाषाओं में विचार करेंगे, जब इस भाषा में वो श्वास लेते हैं,
तो देश की रचनात्मक शक्ति में कितनी वृद्धि होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। और साथियों, आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में हो रही है, शुरू हो गई है। और भाषाई पत्रकारिता भी भारतीय भाषाओं के विकास से ही लाभान्वित होगी। मैं भारतीय पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, यह भारतीय भाषाओं से ही ज्यादा लाभान्वित होगी। और साथियों, मीडिया इस देश और समाज का एक अभिन्न अंग है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो उसका महत्व स्वाभाविक रूप से अधिक बढ़ ही जाता है। हाल के वर्षों में मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है कि मीडिया ने काफी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका भी निभाई है। कोरोना के संकट के समय पत्रकारों ने कर्मयोगियों की तरह काम किया है। और यहां तक कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में भी और उनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी तरह आज देश में डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने में हमारे मीडिया की जैसी भूमिका रही है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उसके लिए मैं मीडिया जगत को अपनी तरफ से बधाई भी देता हूं। और साथियों, आज जब हमारा देश अमृतकाल के दौरान एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है, मीडिया को इस दिशा में भी सहयोग करने की जरूरत है। मैं यह नहीं कहता कि मीडिया को आलोचना नहीं करनी चाहिए, मगर जहां देश हित का सवाल हो वहां आलोचना के लिए आलोचना ठीक नहीं है। समालोचना होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब देश हित हो तो उसमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और मित्रों, समाज में पत्रकार का भी वही स्थान है जो एक शिक्षक का होता है। फिर से दोहराना चाहता हूं, समाज में पत्रकार का वही स्थान है जो एक शिक्षक का होता है। जो समाचार के साथ छेड़छाड़ करता है, मैं यह मानता हूं वह किसी भी सूरत में पत्रकार नहीं हो सकता है। समाचार चयन में पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये सभी बात कहते हैं। पांचजन में कई बार अपने लेखों में दीनदयाल जी सरकार की आलोचना करते थे, मगर उनके मन में किसी के प्रति अपमान का भाव, कटुता का भाव कभी नहीं था। राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अपनी बात मजबूती से रखना ही यही स्वस्थ पत्रकारिता है। और साथियों, आज जब भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उसकी आधारशिला देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की मजबूती पर तैयार होती है। और मैं रक्षा मंत्री होने के नाते आपको बतलाना चाहता हूं, भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले जितना एक्सपोर्ट होता था उसका 8 गुना एक्सपोर्ट होने लगा अब। और आगामी 2-3 वर्षों में मैं समझता हूं शायद 14 to 15 टाइम्स, 14 से लेकर 15 गुना अधिक हो जाएगा। और रक्षा मंत्री होने के नाते मैं भरोसा देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ चला है, जिसकी कल्पना 75 साल पहले पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और अटल जी जैसी महान विभूतियों ने की थी। उस दिशा में आगे बढ़ चला है। इस देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बनाना, रक्षा की जरूरतों को पूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर कराना, रक्षा सामग्रियों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, और यहां तक कि भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने का सपना तो दीनदयाल जी का ही सपना था, जिसके बारे में उन्होंने अनेक अवसरों पर पांचजन्य में लिखा है। और साथियों, आज हमारे सामने अवसर है, क्षमता भी है और संकल्प भी है कि हम भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे। मैं विश्व गुरु की बात जब मैं करता हूं तो लोग कुछ एग्जैगरेशन समझते हैं, यह अतिशयोक्ति है। करेंगे हम स्थान, उस स्थान को हम प्राप्त करेंगे, हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अरे अद्भुत है भारत। भारत दुनिया का इकलौता देश है। कितने बड़े मन के लोग यहां के हैं। भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को किसी एक देश से गया है, तो हमारे और आपके देश भारत से गया है और दुनिया किसी देश से नहीं गया है।
कितना बड़ा मन है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह है भारत।